तुलसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन के एक नए एपिसोड में। मैं आदित्य शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुछ अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे औषधीय फसल तुलसी की खेती के बारे में, फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारी सफल महिला किसान उत्तराबाई से, और फिर हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। तो फिर आइए आज के अंक की हम यहाँ शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर और देखते हैं कि खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं। किसान भाइयों बहनों, हम बात करें औषधीय फसल तुलसी के बारे में, तो हम सभी जानते हैं कि कई तरह के औषधीय गुण इसमें पाए जाते हैं और बता दें आपको कि कई घरों में तो इसे पूजनीय भी माना जाता है। हमारे किसानों की अगर हम बात करें तो अगर हमारे किसान इसकी खेती को अपना ले तो निश्चित तौर पर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो किस तरह से तुलसी की खेती हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव ला सकती है, बताते हैं आपको हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में। हमारे देश में तुलसी का पौराणिक महत्व है। भले ही ये तुलसी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसके दूसरे भी कई नाम हैं। मिसाल के तौर पर सुलभा, ग्राम्या, पुरसा, बहुमंजरी और होली बेसिल। दुनिया भर में इसकी करीब 150 किस्में पाई जाती हैं। ऑसिमम बेसिलिकम यानी पोवई तुलसी, ऑसिमम अमेरिकनम यानी काली तुलसी, ऑसिमम ग्रेटिसिकम यानी वन तुलसी या राम तुलसी, ऑसिमम बिर्डी यानी जंगली तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम और ऑसिमम क्लीमंड्सक्रिकम इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसकी खेती कम उपजाऊ जमीन में भी आसानी से की जा सकती है। हाँ, खेत में पानी की निकासी का उचित इंतजाम होना जरूरी है। वैसे बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु में हो जाती है। खेती 2 चरणों में होती है। पहले बीज बोकर नर्सरी तैयार करेंगे और फिर रोपाई। बुआई के लिए जमीन जून के दूसरे हफ्ते तक तैयार हो जानी चाहिए। जमीन तैयार करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे और फिर 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला लेंगे। सतह से उभरी हुई 1 मीटर लंबी और इतने ही मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेंगे। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 ग्राम से 1 किलो बीज, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश की जरूरत होगी। इसका बीज सीधे नहीं बोना है, बल्कि रेत या बालू में मिलाकर बुआई करनी है। बीज कतारों में बोने हैं। एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना है। जमाव के 15 से 20 दिन बाद 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डाल देने से अच्छी पैदावार होती है। 5-6 हफ्तों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई मौसम साफ रहने पर दोपहर के बाद ही करें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर जबकि पौध से पौध की 30 सेंटीमीटर रखें। चूंकि ये बरसात की फसल है, इसीलिए अगर ठीक ठाक बारिश होती रहे तो सितंबर तक कोई सिंचाई नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी देते रहना है। रोपाई के 1 माह बाद पहली निराई गुड़ाई करनी है और निराई गुड़ाई के 3-4 हफ्तों बाद दूसरी। खेत अगर बड़ा है तो ये काम ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है। तुलसी के लिए 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद रोपाई से पहले डालनी है। इसके अलावा 75 से 80 किलो नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी। रोपाई से पहले फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा जबकि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा देनी है। बाकी नाइट्रोजन 2 बार में खड़ी फसल में देना है। रोपाई के 10 से 12 हफ्ते बाद तुलसी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये वो समय है जब पौधे में पूरी तरह से फूल आ जाते हैं और नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर फसल से 20 से 25 टन पैदावार ली जा सकती है, जिसमें 80 से 100 लीटर तेल निकल आता है।
सेगमेंट विज्ञान और किसान, बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारी एक सफल महिला किसान से, जिनका नाम है उत्तरा भाई। बता दें आपको, कई तरह की फसलों की खेती ये कर रही हैं, लेकिन जैविक तरीके से। जी हाँ, इन्होंने जैविक खेती को अपनाया हुआ है, अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रही हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली जो फसल है उसकी बिकवाली करके न केवल ये लोगों की यानी कि हमारे उपभोक्ताओं की सेहत को बेहतर बना रही हैं, बल्कि इसे अपने लिए फायदेमंद भी बना रही हैं। तो आइए इन्हीं से मुलाकात करते हैं, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय महिलाएं अपनी कामयाबी का परचम हर क्षेत्र में फहरा चुकी हैं, चाहे डॉक्टर इंजीनियर बनना हो या फिर एक सफल महिला किसान।
एक बार जब महिलाएं अपना कदम उठा लेती हैं, तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है। महिलाएं समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन और जागृति लाने में सदैव ही महत्वपूर्ण योगदान देती आई हैं। संघर्ष से तप कर निकली शख्सियतें कामयाबी को नए मायने देती हैं। कामयाबी की ऐसी मिसालें कायम करने वाली महिलाओं की फहरिस्त में एक नाम है मध्य प्रदेश के कटनी जनपद के नैगवा गांव की उत्तराबाई का, जो एक आदिवासी महिला है और जैविक कृषि करने वाले किसानों के लिए वो एक नायक बन चुकी हैं। नैगवा गांव को आज जैविक तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाने लगा है। इस गांव को जैविक खेती के लिए प्रथम राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और इतने बड़े बदलाव के पीछे इस आदिवासी महिला उत्तराबाई का सराहनीय योगदान रहा है। 24 घंटों काम में मशरूफ रहने वाली ये महिला कभी खेतों पर काम करती है, तो कभी गाय बछड़ों की देखभाल करती है, कभी साथी किसानों से संवाद, तो कभी खेतों में चल रहे काम का निरीक्षण। उत्तराबाई के पति कटनी जिले में नौकरी करते थे। अपने पति की जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए उत्तराबाई सन 2002 में खेती बाड़ी से जुड़ गई, जिसका उन्हें शुरू से शौक भी था। वो अपने घर के बगीचे में फल और सब्जियां उगाते आई थी, जिसके लिए वो गोबर की खाद का उपयोग किया करती थी। उत्तराबाई को कृषि विभाग के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर जैविक कृषि पद्धति के बारे में सही जानकारी मिली। वैज्ञानिकों की सलाह और प्रशिक्षण की मदद से खेती करने वाली वो अपने गांव की पहली महिला किसान थी। वैज्ञानिकों से मिली जानकारी का इस्तेमाल वो अपने खेतों पर करती गई और धीरे धीरे उत्तराबाई ने 6-7 तरीकों की खाद और कीट नियंत्रण बनाना सीखकर उनका इस्तेमाल अपने खेतों में करने लगी। वर्तमान में उत्तराबाई केंचुआ खाद, मछली खाद, नाडेप टाका खाद, गोमूत्र, नीम की पत्ती, जीवामृत, अमृत भभूत का प्रयोग कर करीब 14 वर्षों से बड़ी कामयाबी से जैविक कृषि कर रही हैं। उत्तराबाई के खेतों में लहलहाती फसलों और उच्च गुणवत्ता वाली फसलों को देखकर उनके गांव के बाकी किसानों ने भी उनसे प्रेरणा ली है और धीरे धीरे जैविक कृषि को अपनाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उत्तराबाई ने जो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह और प्रशिक्षण से जैविक कृषिकरण शुरू किया, वो अन्य लोगों के लिए एक मिसाल साबित हुआ और धीरे धीरे गांव के बाकी किसान भी उनसे प्रेरित होकर जैविक पाठशाला में जाने लगे हैं। उत्तराबाई की मेहनत और लगन साफ तौर पर उनके खेतों में हरी भरी लहलहाती फसलों में देखकर प्रतीत होती है और यही कारण है कि कृषि विभाग के कई अधिकारी उनकी सफलता और उन्नति को बाकी किसानों को मिसाल के तौर पर दिखाने उनके खेतों पर लेकर जाते हैं। उत्तराबाई के जैविक कृषि में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए सरकार उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी कर चुकी है। जैविक कृषि में उत्तराबाई का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर गांव के अन्य किसान भी जैविक पद्धति से खेती कर लाभान्वित होने लगे हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि
मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। ये योजना हमारी फसलों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है ताकि जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिनसे नुकसान होता है हमारी फसल को, उनकी भरपाई हो सके। ये हमारी सरकार की एक अनूठी पहल है। अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे कि ये कितनी फायदेमंद योजना है, लेकिन कुछ किसान इसके बारे में अभी भी जानकारी नहीं रखते हैं। तो आइए उन्हें भी जागरूक करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है।
किसान भाइयों बहनों, अब हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। ये हमारी सरकार की एक और अहम पहल है। जी हाँ, इसका उद्देश्य यही था कि हमारे खेत की जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य को हम बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। जी हाँ, परीक्षण कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, उसके अनुसार आपूर्ति करेंगे तो हमारी मिट्टी की सेहत बिल्कुल अच्छी बनी रहेगी। तो फिर आइए इसी योजना के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही बता दें, ईमेल करना चाहते हैं आप हमें, ईमेल ID नोट कीजिए। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।